Hello everyone, myself Vandana Kumari, guest faculty at Jamuni Lal College, Hajipur, Commerce Department. And today I will be teaching you a portion of auditing, and the topic is capital expenditure and revenue expenditure. It is very important to differentiate capital expenditure from revenue expenditure while making financial statements. In order to depict a true and fair view of the financial statements, a clear distinction must be made between these two items. तो जब कभी भी एक बिजनेस जब अपने फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है ना, तो उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखने होते हैं वाइल प्रिपेयरिंग दीज फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो ना रिगार्डिंग दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो आपका जो बैलेंस शीट है या पीएनएल अकाउंट है या जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो जो है ना वो ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट नहीं करेगा यूजर्स को. ठीक है, यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को. ठीक है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको आपको फॉलो करने होते हैं. उन्हीं में से एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो आपको ये जानना जरूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं एंड रेवेन्यू किसको कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं. क्योंकि इन दोनों का डिस्टिंक्शन जब आपको मालूम होगा तो उन्हीं के बेसिस पे आप अपने फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे, ताकि उसका जो पोजीशन हो, जो आपके बिजनेस का जो पोजीशन हो वो ट्रू हो. ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू हो उसका यूजर्स के सामने. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, सो व्हाट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? Any expenditure made to purchase fixed asset or any investment which gives benefits in multiple number of years by generating revenue is termed as capital expenditure. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई भी कॉस्ट या कोई भी एक्सपेंस जब एक बिजनेस इनकर करती है उसको फिक्स्ड एसेट को परचेज करने में या किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को परचेज करने में, तो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, आप जब भी कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो ना, तो उसका जो बेनिफिट्स है ना वो आपको आगे आने वाले कई सालों तक आपको उसके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे. ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स तक आप उस इन्वेस्टमेंट से इनकम रेवेन्यू जनरेट करते रहोगे. ठीक है, तो वैसे इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंड करना जिसका जो बेनिफिट्स है, जिससे आप बेनिफिट्स को आगे कई सालों तक डिराइव करते रहोगे, तो उस पे जो कॉस्ट इनकर किया ना उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहोगे. इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट लाइक मशीनरी. ओके, मशीनरी या कोई भी फिक्स्ड एसेट हो उसकी जब परचेजिंग आप करते हो ना तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म आइटम भी बोल सकते हो, इसलिए क्योंकि आप इसको जो जब इन्वेस्ट करते हो ना इस अमाउंट को, तो उस अमाउंट से, उस इन्वेस्टमेंट से, उस कॉस्ट से जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आगे कई सालों तक मिलेगा. मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स तक उसके बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे. ठीक है, द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन नेचर एज इट कैन बी मेड वंस इन अ वाइल ओनली. ठीक है, इसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो आप बार बार या बहुत जल्दी नहीं कर सकते हो. आप एक साल में इसको रिपीट नहीं कर सकते हो. ये मोर देन 1 ईयर लेगा सेकंड टाइम अगर आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना है तो. ठीक है, अगर आप फिक्स्ड एसेट ही परचेज कर रहे हो, आपने आज परचेज किया फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जांपल अगर आपने मशीनरी परचेज किया तो उस मशीन से आप प्रोडक्शन कैरी ऑन करोगे. ठीक है, तो वो मशीन आपके बिजनेस में आगे कुछ सालों तक रहेगी. ऐसा नहीं है कि आपने आज मशीन खरीदा और परसों वो बंद हो गई और आपने उसे सेल कर दिया. ऐसा नहीं होगा. आपका जो मशीन है वो आगे कुछ सालों तक, लाइक 5 साल 10 साल या जो भी उसकी मैक्सिमम लाइफ है, उतने सालों तक वो आपके बिजनेस में रहेगी. ठीक है, तो तब तक आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर से इनकर करने की नीड नहीं होगी. आप फिर से वो मशीनरी तब परचेज करोगे जब आपकी वो करंट मशीनरी जो है वो खराब हो जाएगी. ठीक है, इसीलिए आप इसको नॉन रिकरिंग आइटम भी
कह सकते हो, ठीक है। नाउ फ्यू पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। Number 1. Any charge incurred for installation or erection of a fixed asset should be treated as capital expenditure and should be added to the cost. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट लाइक मशीनरी परचेज करते हो तो उस मशीन को आप अपने बिजनेस में, आपके फैक्ट्री में आप उसको इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ कॉस्ट बेयर करने होंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन के टाइम आप कुछ वर्कर्स को भी रखोगे, उनको भी आप जो वेजेस पे करोगे वो वेजेस या फिर ये इंस्टॉलेशन चार्जेस या उसको अपनी फैक्ट्री में खड़े करने के लिए जो भी आपको कॉस्ट बेयर करना होगा ना, वो सारे कॉस्ट कैपिटल नेचर के ही होंगे, ठीक है। और उन सारे एडिशनल एक्सपेंसेस को आप कॉस्ट ऑफ द मशीनरी में ऐड कर दोगे। इट मीन्स आप उसको कैपिटलाइज कर दोगे, ठीक है। आप जब फर्स्ट टाइम परचेज करते हो और आप उसको इंस्टॉल करते हो, उस वक्त जो चार्जेस होगा, उस वक्त जो आपके कॉस्ट होंगे ना, वो सारे कैपिटल नेचर के होंगे, ठीक है। उसके बाद जो होंगे वो कैपिटल के नहीं होंगे। आप फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करते हो उसको, उसमें जो भी चार्जेस आपको इनकर करने हुए वो होंगे कैपिटल नेचर के, और वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट इज any legal charge during the procurement of the asset should be capitalized। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप मशीन को या किसी भी फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहे हो और उसके परचेजिंग में कोई भी लीगल चार्ज अगर आपको इनकर करना हुआ पड़ा, कोई भी लीगल चार्ज आपको पे करना हुआ, तो वो लीगल चार्ज भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही काउंट होगा, ठीक है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, लेबर etc incurred for the construction of a building should also be capitalized and added to the cost of the building, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो उस बिल्डिंग में भी आपके जो मटेरियल्स लगे, लेबर लगे, वो सबके कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएंगे, ओके। नंबर 3, कॉस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट, एडिशंस और एक्सटेंशंस to the existing fixed asset for the purpose of enhancing its revenue earning capacity should be treated as capital expenditure। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट है ना, ये नए फिक्स्ड एसेट की बात नहीं हो रही है, एग्जिस्टिंग जो है, ठीक है, आप उसको पहले खरीद चुके हो, ठीक है। अब उस फिक्स्ड एसेट में अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट करा रहे हो, कोई एडिशन करा रहे हो या कोई एक्सटेंशंस करा रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो फिक्स्ड एसेट है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो मशीनरी है उसमें अगर आप कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट करा रहे हो, ऐसी एडिशन करा रहे हो जिसकी वजह से उस मशीनरी का रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही ट्रीट करोगे, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 4, परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ डीलर इन मशीन्स should be charged to revenue because for the dealer it is its regular course of business। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप सबको पता होगा कि बिजनेस होता है ना, बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और एक ओनली ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया, जो बस सेल एंड परचेज करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में उसका कोई रोल नहीं है, वो वो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो बस ट्रेडिंग में लगा हुआ है, वो परचेज करेगा प्रोडक्ट और उसी प्रोडक्ट को फिर बेच देगा, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए क्या हो गया, वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उससे फिर गुड्स बनाते हैं, फिर उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर एक डीलर है किसी मशीनरी का, वो अगर मशीन खरीदता है ना, तो उसके लिए ये जो मशीनरी का कॉस्ट हो गया वो रेवेन्यू नेचर का हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो ये मशीन बेचने के लिए खरीद रहा है, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं, ठीक है। तो अगर एक डीलर इन मशीन है, तो अगर वो एक मशीन परचेज करता है तो उसके लिए वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी रेवेन्यू नेचर का होगा, ना कि कैपिटल नेचर का। और अगर वही हम दूसरी तरफ देखें, तो अगर ये मशीन एक प्रोड्यूसर खरीद रहा है, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरीद रहा है, तो उसके लिए ये कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। An expenditure which is incurred for the day-to-day operations of a business is termed as
revenue expenditure. They are recurring in nature, that is, they are made on regular basis and benefits out of such expenditure as derived within a year. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, जो भी बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशंस होता है ना, उसमें जितने भी कॉस्ट इनकर होते हैं, उसमें जितने भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं ना, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के लिए जितने भी आपको रॉ मटेरियल लगे, जितने भी आपको फ्यूल लगे, वेजेस लगे लेबर के लिए, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएंगे. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकरिंग इन नेचर कहते हैं क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है ना, आपको डेली बेसिस पे इनकर करने होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोडक्शन कैरी ऑन करना है तो आपको रेगुलर बेसिस पे रॉ मटेरियल परचेज करना ही करना होगा. ठीक है, आप आज रॉ मटेरियल खरीदोगे, कल उसे प्रोडक्शन करोगे, परसों उसको बेच दोगे. ठीक है, तो उससे जो रेवेन्यू आपने अर्न किया, वो रेवेन्यू 1 साल के भीतर आपको मिल रहा है. ठीक है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है ना, वो आप विद इन अ ईयर डिराइव कर लेते हो. कैपिटल के केस में क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो बेनिफिट है ना, वो 1 साल के भीतर नहीं मिल सकते आपको, वो आपको एक नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलते रहेंगे. लेकिन अगर रेवेन्यू की बात आती है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो आपको विद इन अ ईयर मिलता है. जैसा कि मैंने बताया, आज आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, कल प्रोडक्शन किया और परसों अपने फाइनल गुड्स को बेच दिया, तो उस फाइनल गुड्स को बेचने से रेवेन्यू अर्न हुआ. ठीक है, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसका जो बेनिफिट है आपको 1 साल के भीतर मिल जाएगा. ठीक है, उससे ज़्यादा वो टाइम नहीं लेगा, इसीलिए हम इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और रिकरिंग आइटम भी कहते हैं. ठीक है, नाउ फ्यू पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड कैन बी: Number 1, cost of repairs and renewals for the purpose of maintaining the working condition of the fixed asset should be charged to revenue. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए नंबर 1 कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी मशीनरी को किसी भी फिक्स्ड एसेट को, फॉर एग्जांपल मशीनरी अगर हम लेते हैं, तो मशीनरी को अगर वर्किंग कंडीशन में आपको रखना है तो उसके लिए आपको कुछ रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स पे कॉस्ट करने ही होंगे. ठीक है, मशीन में कोई खराबी आ गई फॉर द टाइम बिंग, तो आप उसको रिपेयर कराओगे. ठीक है, तो उस रिपेयरिंग में जो कॉस्ट इनकर हुआ ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, ना कि कैपिटल में. देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में टर्म यूज हुआ था इम्प्रूवमेंट, एक्सटेंशंस एंड एडिशंस, जो कि मशीनरी की रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तब वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन अगर बात ओनली रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स की होती है, जो एसेट के वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए की जाती है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा. ठीक है, नाउ नंबर 2, all expenses related to conduct and administration of the business like salary, wages, rent and taxes, stationery etc are treated as revenue expenditure. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने डे टू डे बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए या एडमिनिस्टर करने के लिए जितने भी आपको एक्सपेंसेस लगते हैं ना, लाइक वेजेस, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस etc, ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही काउंट होंगे. ओके, पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोर etc. ये तो नॉन सी बात है ना, जब भी आप प्रोडक्शन कैरी ऑन करोगे तो आपको रॉ मटेरियल लगेगी ही लगेगी. उस रॉ मटेरियल को परचेज करने में जो कॉस्ट आपने बेयर किया वो भी रेवेन्यू नेचर का ही होगा. ठीक है, नंबर 4, एक्सपेंस इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स. जब आप गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हो ना, उसको जब आप सेल करते हो तो उस टाइम भी जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही ट्रीट होंगे. एक्सपेंसेस लाइक अगर आप डिस्काउंट देते हो अपने कस्टमर्स को, तो वो भी एक तरह का एक्सपेंस है, लॉस है, तो उसको भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही ट्रीट करोगे. ठीक है, उसके अलावा और भी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लाइक अगर आप अपने फैक्ट्री से उसको आप मार्केट तक ले जाते हो, तो उसमें भी जो भी एक्सपेंस लगेंगे वो भी रेवेन्यू नेचर के ही होंगे. ठीक है, उसके अलावा नंबर 5, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और फ्रॉम वियर एंड टियर एंड ऑब्सोलिसेंस ऑफ द एसेट यूटिलाइज्ड बाय द बिजनेस. इसका मतलब क्या हुआ,
और भी एक्सपेंसेस लाइक वियर एंड टियर मीन्स क्या हो गया, डिप्रेशिएशन, ठीक है। तो इस टाइप के भी जो एक्सपेंसेस हैं जो जनरली होते रहते हैं बिजनेसेस में, उसको भी आप रेवेन्यू नेचर में ही ट्रीट करोगे, उसको भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही ट्रीट करोगे, ठीक है। Now, apart from capital and revenue expenditure, there is a term called deferred revenue expenditure, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसको, ये क्या होता है। Deferred revenue expenditure are those expenditure which are revenue in nature but are in a lump sum amount so that it is not possible to write off them within a year. Therefore, they are carried forward for the several number of accounting periods so that they can be written off gradually, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, deferred revenue expenditure जो है ना वो revenue expenditure ही होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो अमाउंट है ना वो इतना ह्यूज होता है, इतना हेवी होता है ना कि वो किसी भी बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है एक साल के अंदर उसको राइट ऑफ करना, ठीक है। उस लमसम अमाउंट को अगर आप कोशिश भी करते हो एक साल के भीतर राइट ऑफ करने की, तो आपका फिनेंशियल पोजीशन गड़बड़ा जाएगा, उसको लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए ये कोशिश किया जाता है कि उस अमाउंट को, उस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक साल में राइट ऑफ ना करके आगे की अकाउंटिंग ईयर्स में उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, ठीक है, ताकि उस पूरे अमाउंट का बर्डन एक साल पे ना पड़ के आगे के कुछ सालों पे स्प्रेड हो जाए, ठीक है, ताकि आपका लॉस भी ज़्यादा ना हो, आप उसको मेंटेन कर सको उस बैलेंस को, ठीक है। क्योंकि ह्यूज अमाउंट अगर आप एक बार में राइट ऑफ करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो नीचे जा सकता है, ठीक है। इसीलिए आप उसको एक साल में राइट ऑफ ना करके आगे के नंबर ऑफ ईयर्स में स्प्रेड करते हो, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करते हो, ताकि दे कैन बी रिटर्न ऑफ ग्रेजुअली, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स etc, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक इज ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। तो ये जो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, उससे रिलेटेड ऑडिटर्स की कुछ ड्यूटीज होती हैं जो उसको फॉलो करनी होती है वाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो नंबर 1 कैन बी the auditor should be aware of the nature of the business, that is trading or manufacturing। वो जो ऑडिटर है ना, जो अगर कहीं जाता है ऑडिट करने के लिए, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो जो बिजनेस कंसर्न है वो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अगर वो ट्रेडर है तो उसके लिए एक मशीन का परचेज करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए मशीन का परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का होगा, ठीक है। नंबर 2, he should ensure that principles of accountancy have been complied with while differentiating capital item from revenue item, ठीक है। ये जो दो आइटम है ना, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी है ना वो कंप्लाई किए गए हो वाइल मेकिंग द फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये ऑडिटर को देखना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 इज ही शुड नो द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन आइटम हैज बीन ट्रीटेड एज कैपिटल और रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, case of legal charges may be of capital nature at one point of time and of revenue nature at another point of time। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि किस सिचुएशन के अंदर कौन से आइटम को कैपिटल ट्रीट किया गया है या फिर कौन से आइटम को रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया गया है। जैसा कि एक एग्जांपल मैंने पहले भी बताया, अगर हम लीगल चार्जेस को लेते हैं तो अगर आप जब मशीनरी को परचेज करते हो और उस टाइम अगर आप लीगल चार्जेस बेयर करते हो तो वो लीगल चार्जेस कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। लेकिन वही लीगल चार्ज अगर आपको नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में बेयर करना हो रहा है तो वो लीगल चार्ज रेवेन्यू नेचर का होगा, ठीक है। तो ये कुछ ड्यूटीज हैं जो क्या ऑडिटर को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।